बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद। यस, चलो अब आज हम लोग, रुक बे वायर पैरों में आ रहा है, हाँ ठीक है चलेगा इतना तो हाँ देखो, हम लोग कैपेसिटर टॉपिक पे 4 वीडियो में डाला, शायद ये 5वां वीडियो है मेरा। हाँ, इसमें कैपेसिटर के साथ पोलराइजेशन का क्या कनेक्शन है वो पढ़ेंगे। इसको भी, पोलराइजेशन को भी 2 वीडियो लगेंगे, लेकिन मस्त पढ़ाऊंगा, जबरदस्त सिखा दूंगा। चल ठीक है, तो उसी कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 13 बन रहा है। 13 कैसे बन रहा है? ये चैप्टर में सबसे पहले मैं पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ाया था तेरे को, उस पर कुछ 25 to 30 क्वेश्चन डाल दिए थे। फिर चैप्टर का जो आधा पोर्शन है उसको अपन ने कैपेसिटर नाम दिया टॉपिक को, और कैपेसिटर के अंदर फिर 1 से स्टार्ट किया, तो ये 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर का। जैसे ओवरऑल चैप्टर देखेगा ना तो 40 to 45 क्वेश्चन चला दिए मैंने, ठीक है। ओके चल, द क्वेश्चन इज डिस्कस बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है रे? मतलब ये है कि कंडक्टर्स को और डाई इलेक्ट्रिक को, डाई इलेक्ट्रिक मीन्स नॉन कंडक्टिंग, हाँ नॉन कंडक्टर, कंडक्टर्स और डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या बिहेवियर होगा उनका, वही हमको डिस्कस करना है। तो ये इजी है, ये कंडक्टर का बिहेवियर हम पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा था कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो क्या होता है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता है, होता है कि नहीं? ऐसा सीखा था ना ये सब। हाँ, तो वही सब लिखना है, लेकिन शॉर्ट में लिखना है, चैप्टर आगे जो पढ़ा था उतना डीप नहीं लिखना है। तो चलो, कंडक्टर वर्सेस डाई इलेक्ट्रिक, ये नया है। डाई इलेक्ट्रिक को कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के हम देखे नहीं, तो ये थोड़ा नया है। कंडक्टर तो आता है हमको, आता है ना, देखिए रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये रहा, उसके अंदर ये रख दिया तू कंडक्टर, दिखा जो मैं लिखा वो तेरे को दिखा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउटसाइड। अच्छा, व्हाट हैपेंस एक्चुअली when we place a conductor into the external field, charge itself reoriented at the surface, चार्ज अपने आप सरफेस पे रीओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब फिर से अरेंज हो जाते हैं, और इसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होता है। जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्या करेगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम करेगा, है ना। अच्छा, कम करते करते फाइनली क्या कर देगा, 0। तो एट दैट टाइम E इनसाइड प्लस E आउटसाइड, द समेशन ऑफ दीज टू बिकम्स 0। सिंपल, खत्म हो गया। पॉइंट लिखना चाहता है, अरे यार लिख ले, चल क्या लिखेगा, इन फिगर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस ऑफ कंडक्टर, फ्री कैरियर चार्ज, कंडक्टर के अंदर जो फ्री कैरियर चार्ज हो जाते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते इधर उधर, हाँ उनकी बात है। चार्जेस, फ्री कैरियर चार्जेस इटसेल्फ मूव्स ऑन द सरफेस और रीओरिएंटेड ऑन द सरफेस, एंड दे क्रिएट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दे इंड्यूस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड which is exactly opposite to the outer electric field. This inside electric field reduce external electric field, and at the end it destroy it, and the entire electric field becomes 0. लिख सकते हैं ना पॉइंट? हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा समझ के अच्छे से लिखना है, ये नया है अपने लिए। चल, ये रहा देख एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ भैया, उसके अंदर ये रख दिया डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक। ओके, अब इसमें भी देखिए हो गया आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी सेम, क्या सेम, अरे रुक, इसमें सबसे पहली दिक्कत क्या है, नो फ्री चार्ज कैरियर्स, या तो नो फ्री चार्ज, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक मतलब ये लकड़ा,
दिस लकड़ा इज डाई इलेक्ट्रिक, दिस वुडन इज डाई इलेक्ट्रिक, तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या मूव करेगा? रुक, कुछ ना कुछ मूव करेगा, बताता हूं क्या। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको यूं स्ट्रेच करता है या उनको रीओरिएंटिंग करता है, रीओरिएंटिंग करता है, फिर से अरेंज करता है, फिर से उसको सेटअप में लाता है। उस वजह से एंड ऑफ द प्रोसेस इसके सरफेस पे भी नेगेटिव आ जाते हैं और एक सरफेस पे पॉजिटिव आ जाते हैं। मतलब पोलराइज तो इसका भी हो गया। पोलराइज होना मतलब पोल दिखना, पहले नेगेटिव पॉजिटिव पोल नहीं दिखा था, अब दिखने लगा ना, तो पोलराइज्ड हो गया। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? दो चीजें करता है, स्ट्रेचिंग करता है मॉलिक्यूल्स की या रीओरिएंटिंग करता है। ठीक है, ओके। और उसकी वजह से ये चार्ज सरफेस पे इंड्यूस होते हैं। अच्छा, ये चार्ज इंड्यूस होने से इसमें भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, लेकिन ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले फील्ड को अपोज तो करता है, उसको कम भी करता है, लेकिन जीरो नहीं कर पाता क्योंकि इतना इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक है यार, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो मुश्किल से ये प्रोसेस हो रहा है। वो तो बाहर का फील्ड तगड़ा, इसलिए इसको थोड़ा बहुत पोलराइज किया भी है, वरना इसकी क्या औकात, डाई इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मैटर्स में क्या लेना देना बच्चे को, है ना। हाँ, तो इसका जो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि आउटसाइड फील्ड को जीरो करे। हाँ, आउटसाइड फील्ड का इफेक्ट कम करता है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस एक्सटर्नल लिखना नहीं आता साहब को, इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नो जीरो, उसको जीरो नहीं कर पाता है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि ई इन प्लस ई आउट डज नॉट बिकम एंटायरली जीरो, कम होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, और तो कुछ रह नहीं गया इसमें बताना, क्या बताऊं? हाँ, बस हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट, तू खींच इसकी फोटो, तू खींच इसकी फोटो, चल खींच ले। हाँ, अरे मिटा रहा था ना, तो मिटाते मिटाते फिर स्ट्राइक हुआ, एक पॉइंट रह गया, दमदार पॉइंट है, धांसू। ये सर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इंटरनल ही हो, इधर जा रहा है, एक्सटर्नल इधर है। ये वाला जो इंटरनल फील्ड है वो बाहर के फील्ड को कम तो कर रहा है, लेकिन कितना कम कर पाएगा? तो दैट एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। हाँ, कैसा डाई इलेक्ट्रिक तू लिया है उस पर डिपेंड करता है कि ये बाहर के फील्ड को कितना कमजोर कर पाएगा, है ना। हाँ, तो दैट एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब स्क्रीनशॉट ले लिए, धांसू पॉइंट था, लास्ट में लिखना है तेरे को। अच्छा, एक काम कर, अपन नेक्स्ट थियरी इसके बेस पे लेते हैं। नेक्स्ट थियरी में क्या, इधर क्या बोला है कि डाई इलेक्ट्रिक का नेचर कैसा है, मतलब किस टाइप का डाई इलेक्ट्रिक है, उस पर डिपेंड करता है। तो चल हम एक काम करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का दो टाइप सीख लेते हैं पहले, है ना। तो चल इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं मिटा रहा हूं। ओके, देख बबुआ, टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक कितना टाइप का होता है पहले वो तो जान ले। तो डाई इलेक्ट्रिक जो है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप? अरे पोलार, नॉन पोलार। हाँ, तो चल यहाँ पे टाइटल देते हैं, टू टाइप्स। मजा नहीं आया ब्लू में यार, ये टेक्नीशियन लोग बोलते हैं सर थोड़ा कलर में लिखो, ये लिखो वो लिखो, इतना कहाँ याद रहता है पढ़ाते वक्त तो सिर्फ फिजिक्स याद रहता है। टू टाइप्स है, चल थोड़ा कलर करते इसको, रुक क्या बोलता है सोहम सर को डिजाइनिंग नहीं आता क्या? ये देख धांसू डिजाइन है, चल जलसा कर। इसका टू टाइप्स है। कौन कौन सा टू टाइप्स? वन इज दिस साइड और दूसरा इधर लेंगे। चल कौन कौन सा टू टाइप है? तो अभी अपना बात हुआ ना, रुक थोड़ा इसको बैलेंस में कर। हाँ, पोलार एंड नॉन पोलार, पोलार एंड नॉन पोलार। ठीक है, चल देख, पोलार टाइप का डाई इलेक्ट्रिक है तो क्या होगा? तो अरे पोलार है मतलब पोल होगा, पोल दिखेगा कि ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, पोल होगा।
जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल दिखता है ना मैग्नेट में, जैसे इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होगा, इसलिए पोलर है। ये नॉन पोलर है तो इसमें पोल नहीं होगा, तू देख के बता नहीं पाएगा कि सर ये पॉजिटिव पोल है कि नेगेटिव पोल है, नहीं दिखेगा पोल, इसलिए नॉन पोलर है ना। हाँ, तो समझ में तो आ गया। देखिए ऐसा होता है मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल ऐसा होता है, देख नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मॉलिक्यूल ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे चिपके हुए होते हैं, मतलब को इनसाइड एट द सेम पॉइंट, और इसमें को इनसाइड नहीं होते, अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड। क्लियर? तो चल डिफाइन कर क्या डिफिनेशन देगा? इन पोलर मॉलिक्यूल्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर सेपरेटेड, दे आर नॉट को इनसाइड एट द सेम सेंटर। एक ही सेंटर पे को इनसाइड नहीं होते, सेपरेटेड होते हैं। हाँ, लिख दे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर नॉट coinciding at the same center, the same center, actually they are separated। डन। इसमें क्या लिखेगा तो लिख दे, जो दिखता है वही लिखता है बबुआ। कहाँ दिखता है? ये दिख रहा है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव एक ही सेंटर पे कोइंसाइड है, दे आर नॉट सेपरेटेड। हाँ लिख, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोइंसाइड एट द सेम सेंटर या सेम पॉइंट, एक्चुअली नॉट सेपरेटेड। समझा कि नहीं समझा? तो फिर चल ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट दिख रहा है तेरे को दिख रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सर डाइपोल मोमेंट बनता है ना, P। अरे डाइपोल मोमेंट नहीं था ऐसा, P इज इक्वल टू 2AQ था ना। हाँ, ये बन रहा है इधर डाइपोल मोमेंट, इधर नहीं बन रहा है। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, लेकिन इसमें तो कहाँ है, नहीं है ना, तो इसमें नहीं बन रहा है। तो लिख ले कि सच मॉलिक्यूल्स पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यस, ये परमानेंट रहेगा। दे डोंट पोजेस डाइपोल मोमेंट। हाँ, पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये डज नॉट पोज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। भाई कैमरे से बाहर नहीं गया ना, ठीक है, सिंपल हो गया। अब तो इसका एग्जाम्पल दे दूं। इसका एग्जाम्पल है H2O HCl। इसका एग्जाम्पल कहाँ है साहब? इसका एग्जाम्पल ले ले H2O2 एटसेट्रा। हाँ ठीक है। अब सुन, इसमें नॉन पोलर में ना CO2 को भी बता दे कभी कभी। कैसे? तो ये जो आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं उनको पूछिए कि CO2 काहे नॉन पोलर है, पूछिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर कमेंट में डालिए कि सर CO2 इस वजह से नॉन पोलर है। बीट्स का कुछ फिनोमिनन है, हिंट दे रहा हूँ। बीट्स का कुछ फिनोमिनन है, जैसे C होता है इधर, O होता है, O होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इतना जल्दी रिफ्लेक्ट होता है ना कि हमको पता ही नहीं चल पाता नेगेटिव की पॉजिटिव है। बस ये हिंट दे दिया। अब बाकी का केमिस्ट्री के टीचर से पूछ और कमेंट में डाल के नॉन पोलर क्यों है। ठीक है, चल। अब ये H2 और HCl का ड्राइंग हम देख सकते हैं। जैसे देख HCl को देखते हैं, ये रहा HCl का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा और ये H का थोड़ा छोटा। हाँ, ये Cl और ये H। अच्छा, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में बना ना डाइपोल मोमेंट, तो फिर बना कि नहीं? हाँ। H2O को भी देख ले, ये रहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बड़ा, ये दो छोटा छोटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अच्छे से ड्रॉ करना तू। हाँ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव को देखिए डाइपोल मोमेंट बना, इधर भी एक बना, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा ना। हाँ, बस तो हो गया ड्राइंग। इसमें H2 का ड्राइंग दे दूँ, ये ले H, ये भी बाजू में एक और H। डाइपोल ही नहीं है, मोमेंट ही नहीं है, क्यों? नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट बनता है, इसमें नहीं है तो नहीं लेना। हाँ, इजी है, 2 मार्क्स मिल जाएगा इतना लिखिएगा तो। कैसा लगा थियरी? कमेंट में लिख कि सर वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज गुड और नॉट, और लिख। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, चलो अब नया क्वेश्चन। एनर्जी है फुल है, चिंता नहीं कर। जब भी लगेगा एनर्जी लो है, गाना गा दूंगा, सिट्टी बजा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। चल
एक्सप्लेन। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि डाई इलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू डिफरेंट नेचर, पोलर ऑल्सो एंड नॉन पोलर ऑल्सो। अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉन पोलर है ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि वो पोलराइज्ड कैसे होता है, नॉन पोलर में से पोल कैसे बन जाते हैं उस पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इस पोलर को पोलराइजेशन के लिए ले जाएंगे, वो थोड़ा ट्रिकी है, पोलर तो है उसका क्या पोलराइजेशन करोगे साहब, है ना, तो वो भी देखेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो, मजा आने वाला है। चाल एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर का पोलराइजेशन समझाना है। और एंड ऑफ द क्वेश्चन एक नया डेफिनेशन है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है ये समझाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देख नॉन पोलर मॉलिक्यूल जनरली कैसा होता है, ये रहा देख, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स देख कैसे होंगे, ये प्लस माइनस एक ही जगह पे बैठे होंगे, यूं प्लस और माइनस कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, नॉट सेपरेटेड, यस यू नो दैट वी हैव लर्न जस्ट बिफोर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ऐसे बैठे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा बबुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे देख, क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको स्ट्रेच करेगा ना, बात तो हुई थी अपनी स्ट्रेचिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रेचिंग, तो नेगेटिव पॉजिटिव को इधर खींचेगा, काहे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होता है वो इधर प्लस दिखाता है, इधर माइनस होता है, तो ये प्लस इस नेगेटिव, अरे यार सपोज ये था देख प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस नेगेटिव को इधर खींचा, तो ये नेगेटिव इधर डिस्प्लेस हुआ, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को इधर खींचा तो ये इधर डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, हाँ समझा, ऐसे होता है। रुक क्या लिखना है बताता हूँ, पहले समझ तो ले। अच्छा एक बात सुन, ये तो हमको पता चल गया कि जैसे ही वी पुट द डाई इलेक्ट्रिक नॉन पोलर टाइप इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, the constituent charges of molecule start displacing in opposite direction। वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर देते, देख पहले साथ में थे अब दोनों सेपरेट हो रहे हैं। ये सेपरेट कहाँ तक होगा, ये नेगेटिव कहाँ तक जाएगा, ये पॉजिटिव कहाँ तक जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए तुझे एक फिनोमिनन समझना पड़ेगा, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का एक फिनोमिनन समझाता हूँ, फिर थियरी में वापस आते हैं। स्प्रिंग पढ़ा है कभी ऐसे ही 12वीं में थोड़ी आ गया साहब, पढ़ के आया हूँ, ठीक है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है देख, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते ही हो, स्ट्रेच किया तो तूने क्या किया, तूने एक्सटर्नल फोर्स डाला, स्प्रिंग क्या करेगा, अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगा। वो क्या करेगा, तेरे फोर्स को अपोज करेगा और स्प्रिंग को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, वापस लाएगा, आजा 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 आजा, है कि नहीं। तो दो फोर्स, एक तो तेरा वाला ये और एक स्प्रिंग का खुद का, हाँ। तो तू स्प्रिंग को जैसे जैसे स्ट्रेच करेगा उसका रिस्टोरिंग ताकत, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हाँ सीधी बात है, जितना डिस्प्लेस करेगा उतना जल्दी शुप वापस आएगा। तू देख स्प्रिंग को इतना सा खींच, छोड़, वापस आ गया, स्प्रिंग को थोड़ा और खींच, फिर छोड़, जूम, थोड़ा और खींच, चड़ाक, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना तेजी से वापस आएगा। इसलिए बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो कितना डिस्प्लेस किया है उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। तो यही फिनोमिनन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समझ ले तू है, ये खींच रहा है, और अंदर ये जो कंस्टिट्यूएंट चार्जेस हैं इनके अंदर भी अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है जो इनको वापस लाना चाहता है ना। हाँ, तो ये लोग कब तक डिस्प्लेस हो पाएंगे, जब तक ये बाहर का फील्ड ज़्यादा ताकतवर है तब तक खींचेगा। जब अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट चार्जेस becomes equal to the external force, it will stop, तब ये लोग रुक जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। तो ये तब का ड्राइंग है, जब ये लोग रुक गए ना डिस्प्लेसमेंट, तब का ड्राइंग है। समझा कि नहीं समझा, बस हो गया, खत्म। क्या लिखवाऊँ इसमें, चल पॉइंट्स सर कैसे लिखे, तो चल स्टार्ट करते। देख पहला पॉइंट क्या लिखेगा,
in figure A, in absence of electric field, non-polar dielectric is shown. Okay. दूसरा point, in figure B, non-polar dielectric in external field is shown. When we put the non-polar dielectric into external field, charges start displacing in opposite direction due to the stretching of external force. They start stretching in opposite direction. Okay. Due to this, the restoring force in constituent charges increase. When this restoring force is balanced by the external force, the displacement will stop itself and they will settle. Now बोल, पूरा थियरी बोल गया ना, तो वीडियो को स्लो करके लिख ले। कितना मैं लिखूं इतने छोटे से बोर्ड पे बे। हाँ, अब एक और चीज, लास्ट पॉइंट, कि ये सब होने से क्या होता है, फाइनली है ना, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे सेट हो जाता है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अंदर का चार्ज कहाँ गया? वीडियोस देखना चालू रख, अगले वीडियो में आएगा कि अंदर के चार्ज कहाँ गए। ठीक है, तो अगला वीडियो फिर देख। हाँ, यही तो करामात है, यही तो हुनर है। बच्चा अगला वीडियो फिर देखेगा, सब कुछ आज बता दिया तो अगले लेक्चर को कौन देखेगा। हाँ ठीक, तो फाइनली सरफेस पे ऐसा चार्ज हो जाता है। इसकी वजह से देखिए डाइपोल मोमेंट बन गया, P बन गया ना। अब ये परमानेंट रहेगा डाइपोल मोमेंट, बना कि नहीं? यस। बस तो फाइनली लिख दे कि फाइनली परमानेंट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इनटू द डाइलेक्ट्रिक इनटू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जहाँ जा रहा है, आउटर फील्ड जहाँ जा रहा है, वहीं देख डाइपोल मोमेंट है कि नहीं? अच्छा, ये हो गया। अब इस पे बात करते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो एक लाइन में डिफाइन करना है बे, कौन सी बड़ी बात है। दो अजम्पशन ले ले, वो दो अजम्पशन जहाँ तेरे फुलफिल होते हैं वो मटेरियल लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। कौन से दो अजम्पशन? पहला कि जो भी मटेरियल है उसको फील्ड में रख दो तो उसका डाइपोल मोमेंट सारा का सारा है ना फील्ड के डायरेक्शन में ही सेट होना चाहिए, ऐसा। तो पहला ये कि डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा अजम्पशन कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये दो अजम्पशन जहाँ फुलफिल होते हैं उसको बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। इट्स एन इम्पॉर्टेंट, याद रख। हाँ, डिफाइन कैसे करेगा? अरे यार, इन अ मटेरियल इफ वी put it into the external electric field, the dipole moment induced is in the direction of electric field and it is directly proportional to the electric field, then this material is linear isotropic dielectric। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, कीप वाचिंग द वीडियो, भी आ रहा है बहुत कुछ। हाँ ओके बेटा मोहन, अपन ने अभी बात किया था ना कि नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर को एक्सटर्नल फील्ड में रख तो उसका पोलराइजेशन कैसे होता है वो सब समझा, लीनियर आइसोट्रोपिक भी समझा। हाँ, अब ये रह गया पोलर अपने हाथ में। देख ये रहा, देख पोलर। हाँ, इस पोलर को पोलराइजेशन करो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अरे यार ये क्या हुआ, पोलर तो है ऑलरेडी, मतलब उसके पोल्स तो है ऑलरेडी, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका क्या पोलराइजेशन करेंगे बे? तो सोच सोच क्या पढ़ाना चाहता हूँ मैं, सोच क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। एक्चुअली अपना जो दोस्त, कैमरा हिल जाएगा, सॉरी, अपना जो ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखने के पीछे का मोटिव क्या है पता है? डाइपोल मोमेंट लेना, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब पोलर का क्या होता है पोल्स तो है इनके, लेकिन ये लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होते ना तो ऐसे होते, देख ऐसे। रुक थोड़ा इधर बताता हूँ, देख ये रहा। ये लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना तो ऐसे होते हैं, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। अब देख इसका डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है। मतलब डाइपोल मोमेंट देख, किसी का इधर जा रहा है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है ना। तो डाइपोल मोमेंट्स ऐसी रैंडम होती है, रैंडम, जो किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट्स तो है मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन पूरे
मटेरियल का डाइपोल मोमेंट देखेगा ना, इन सबको अरेंज कर, ऐसे कर, फिर एक ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे आएगा, ऐसे आओगे, सब टोटल मोमेंट क्या बना देगा, 0। तो फिर अपने कुछ काम का नहीं है, अपने को तो डाइपोल मोमेंट चाहिए एक ही डायरेक्शन में। समझा? अब क्वेश्चन का मतलब तुझे समझा कि पोलर तो है, फिर भी इसका पोलराइजेशन क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे देख, ऑब्जेक्ट पे पोल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे दिखना चाहिए ना कि भाई ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं दिख रहा है क्योंकि सब रैंडम ऑसिलेट हो रहे हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। मोस्ट ऑफ द रीजन इज थर्मल एनर्जी। तो इसको अब अरेंज करना है, इसलिए इसका पोलराइजेशन करना है। समझा? मीनिंग ऑफ क्वेश्चन यू गेट ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर 2-4 पॉइंट है, थियरी खत्म, तू भी घर, मैं भी घर, भूख लगी है, चल भाई। हाँ, तो सबसे पहले तो यही दिखा दे कि व्हेन दे आर नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे पोजेज रैंडम डाइपोल मोमेंट्स, they possess random dipole moments, electric field absent. When they are put into the electric field, all the dipoles arranged in the direction of electric field. ऐसे समझ ले, इधर थोड़े 2-4 मॉलिक्यूल्स और ले लेना तो ड्राइंग अच्छा दिखेगा, ऐसा। हाँ हाँ, समझा कि नहीं? हो गया पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इससे पहले जो नॉन पोलर था वो कैसा था? ऐसा था, देख, उसके अंदर तो डाइपोल मोमेंट ही नहीं थी, बेचारे सब चिपके हुए थे प्लस माइनस, इसलिए वहां पे अपने को मजा आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जैसे ही अपन ने, ये सारे प्लस माइनस यूं अपोजिटली डिस्प्लेस होके ऐसा बना दिया पूरा। लेकिन इस बार क्या दिक्कत है? इस बार तो ऐसा चिपका हुआ है नहीं, ऑलरेडी दे आर पोलर, बट दे आर रैंडम, इन रैंडम मूव्स, इन रैंडम मोशन दे आर राइट नाउ। सो इनको अरेंज करने के लिए ये थियरी है। क्वेश्चन का मतलब तो अभी भी मैं समझा ही रहा हूँ धीमे धीमे। हाँ चल, अब सीधा पॉइंट्स लिखते हैं, इसको खत्म कर दे, आ गया तेरे को। चल देख क्या बनेगा पॉइंट। सबसे पहला इन फिगर ए पोलर, एक्चुअली सीधा लिख कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of electric field, polar molecules possess dipole moment, but the total dipole moment of material is 0 due to random oscillations, because of random oscillation due to thermal energy. हाँ, thermal energy की वजह से ऐसा होता है। When we put such materials into the electric field induced permanent dipole moment, and all the dipole moments try to reorientate in the direction of electric field itself. Yes, हाँ, अब खत्म हो गया थियरी। तो कुछ और लिखना है? बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये डाइपोल अरेंज तो हो गया, लेकिन क्या टिक पाएगा कि वापस रीअरेंज हो जाएगा, ये भी तो देखना है। हाँ, तो ये अरेंजमेंट कितना टिकेगा, वो टू अपोजिट फैक्टर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। टू अपोजिट फैक्टर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अब ये क्या है सर? अरे दो अपोजिट फैक्टर मतलब दो ऐसी चीज़ें जो इनका अरेंजमेंट बिगाड़ सकती है या बना सकती है। इस अरेंजमेंट को बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। ऐसी दो चीज़ें कौन सी है? एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा है थर्मल एनर्जी, थर्मल ऑसिलेशन या तो थर्मल मोशन। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेशनरी बनाने वाला एनर्जी है ना, स्टेडी करने वाला एनर्जी। वो क्या करेगा? इन सबको टिका के रखेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सपोर्ट्स द अरेंजमेंट। इन थर्मल एनर्जी, उनको फिर गर्मी मिलेगा ना, हीट, तो फिर दौड़ेगा इधर उधर, तो अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। तो थर्मल एनर्जी डज नॉट सपोर्ट द अरेंजमेंट। अब इन दोनों में से रिलेटिवली किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो काम करेगा। मान ले पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो ये लोग टिक पाएगा लंबे समय तक। मान ले थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो नहीं टिक पाएगा, रैंडम ऑसिलेशन करेगा, है ना। लेकिन एंड ऑफ द टॉपिक व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट। हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट वो लिख देना लास्ट में एक पॉइंट में, ठीक है। ओके, तो थियरी मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है, कुछ इसमें खास रहा नहीं है।
तेरे को लगता है कि सर मज़ा आ गया थियरी में, यू टीच रियली इन अ नाइस वे, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, सीधा दिल को लगता है, तो कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर यार। इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तू कमेंट नहीं कर सकता अंदर, अरे वाह 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 ऐसा लिख दे अंदर। तो कुछ बच्चे तो कैसा कैसा लिखते रहे, कुछ बच्चे तो पोएम डालते हैं। गुजराती मीडियम के वीडियो में ना एक बच्चा पूरा पोइट्री डालता है, एक है स्टूडेंट, कोई पंचाल है, वो अपना पूरा पोएम बना बना के डालते हैं मेरे लिए। तो आप भी तो कुछ डालो रे, टीचर को जोश मिलेगा। हाँ ठीक है, चल बाय।